हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया महसूस कर रहे हैं? जीवन कैसा चल रहा है दोस्तों आप लोगों का? राम राम भाई सौरभ। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के आगे के सवाल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी? कितने बालक ऐसे जिन्होंने आगे के सारे सवाल खुद से सॉल्व कर लिए? ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है भैया। ठंड में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बस रजाई में पड़े रहो, फिल्म देखते रहो, है भाई। आपने किया आगे? अच्छा, बच्चों ने करने की कोशिश की है। सारे नहीं हुए, कुछ कुछ हुए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सवाल नंबर 51 से हम लोग शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। चलिए, ₹3200 बिकम्स 5312 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स। 6 सालों में 32 रुपए का अमाउंट 5312 रुपए हो जाता है किसी ब्याज की दर से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% ज्यादा होती तो नया अमाउंट क्या होगा? सवाल में आपसे ये पूछा है मेरे प्यारे भाई। बहुत ही सिंपल सी बात है। पता कुछ बच्चे क्या करेंगे? पहले ना बच्चे रेट निकालेंगे कि 6 साल में 3200 रुपए 5312 रुपए हो रहे हैं। सबसे पहले रेट निकाला, फिर रेट में 7.5% ऐड कर दिया मेरे दोस्तों, फिर दोबारा से अमाउंट निकाला। इतना नहीं करना मेरे प्यारे भाई। सपोज मेरे दोस्तों 3200 रुपए जो है, ध्यान सुनेगा, 3200 रुपए 6 साल में ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, 5312 रुपए बन जाते हैं। कितने? 5312 रुपए किसी ब्याज की दर से। सपोज ब्याज की दर 8% है। सपोज ब्याज की दर जो कुछ भी है अगर ब्याज की दर 7.5% अधिक कर दी, अगर ब्याज की दर 8% है तो 3200 रुपए जो है वो 5312 रुपए का अमाउंट हो रहा है 6 साल में। अगर ब्याज की दर 7.5% हो जाए, यानी कि 8% से 7.5% एक्स्ट्रा हो, यानी कि ब्याज की दर अगर ये हो जाए तो आपसे अमाउंट क्या होगा, यही सवाल में पूछा गया है मेरे दोस्तों। कितनी सिंपल सी बात है, क्या इसमें कोई परेशानी थी? नहीं। आप बताइए, आपको ये आर क्या था, इससे कोई मतलब है ही नहीं। आप ये देखो, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% बढ़ा दिया। अगर आप ब्याज 7.5% बढ़ाओगे तो आपको हर साल 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। अमाउंट भी हर साल 7.5% बढ़ के आएगा। अगर आपने ब्याज को हर साल 7.5% बढ़ाया है तो 6 साल में आपको 45% एक्स्ट्रा ब्याज मिलना चाहिए। ब्याज खत्म, यानी कि 3200 रुपए 6 साल में 5312 तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अगर आप ब्याज को 7.5% बढ़ा देंगे पर एनम, तो मेरे दोस्तों आपको 32% एक्स्ट्रा ब्याज 45% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। 7.5% एक साल में, 6 साल में 45%। भाई इसी पर मेरे दोस्तों आपको 3200 रुपए का 45% मेरे प्यारे भाई एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। बस वह इतना ही तो है, और तो कुछ नहीं है। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको किसी को कोई डाउट आया जी अब इस सवाल में? 32 रुपए 6 साल में 5312 तो बनने ही बनने, किसी भी ब्याज की दर रहे। अगर ब्याज की दर 7.5% पर एनम एक्स्ट्रा कर दोगे तो जाहिर सी बात है 6 साल में आपको 45% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। 3200 रुपए प्रिंसिपल का 45%, 3200 का 45% कितना होता है? परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। अभी 1350 और 90, 32 गुणा 45 होगा 1440। तो आपको 1440 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई। तो आपका जो अमाउंट होगा मेरे प्यारे भाई 6752 रुपीज होगा। आपको यहां से रेट वेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका मिश्र धन जो है वो 6752 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये इसका आंसर है। ठीक है जी। किसी बालक को इसमें कोई तकलीफ हुई? बताओ, जवाब दीजिए। आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं, सभी को अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया। अब प्यारे भाई ये बताइए, सवाल नंबर 52, ये इसी साल के बिल्कुल 2020 के प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है।
2020 प्री का जवाब दोस्तों दिए, क्या आएगा इसका आंसर? 4,000 रुपए 5,008 अमाउंट बन जाता है सिंपल इंटरेस्ट से, X% पर एनम ब्याज की दर से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे दोस्तों 3 साल में, कितने साल में बोला है? 3 साल में, 3 इयर्स में 4,000 रुपए 5,008 रुपए अमाउंट बन जाता अगर ब्याज की दर X% पर एनम है 3 साल में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट X प्लस 2.6% हो तो आपसे पूछा रिवाइज्ड मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट क्या होगा मेरे प्यारे भाई? देखिए 4,000 रुपए 5,008 तो बनना ही बनना है, क्योंकि ब्याज की दर X% पर एनम है। लेकिन अगर ब्याज की दर X% से भी 2.6% बढ़ा दी जाए, अगर ब्याज की दर आप 2.6% बढ़ा दोगे, 1 साल में इतना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 78%, 26×78, यानी कि मेरे दोस्तों आपको 4,000 रुपए का 7.8% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि आपका जो अमाउंट होगा वो ये होगा, ऐड कर दीजिए। आप बोलोगे जी सर। किसी बच्चे को डाउट? देखिए एक ही सेकंड में आपको एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, डेसिमल से चला जाएगा, यानी कि यहां से 4 अट्ठे 32, 2 यूनिट डिजिट आएगा, 2 8 10, 0 यूनिट डिजिट होगा। अभी 78 चौका कितना होता है? 320 से 8 कम करूंगा भैया, 312 रुपए, 312। तो 5,008 में 312 जोड़ूंगा तो 5320 रुपीज क्वेश्चन का आंसर होगा, 5320 रुपीज। ये प्यारे बच्चों आपका अमाउंट हो जाएगा। ये इसी साल के प्री का सवाल है जिसको आप मुश्किल से भाई 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्तों, अब जरा ये वाला सवाल बताइए। अब ये मैंने खुद से बताया कि अगर टाइम को चेंज कर दिया जाए तो कैसे होगा, जवाब दो, ये बताइए। 10 सेकंड आपके पास हैं दोस्तों, 10 सेकंड नहीं 30 सेकंड। ₹8800 becomes 12,000 at a certain rate of interest in 4 साल. If rate of interest would be 3% more, then find the amount at the end of 7 years. सवाल में बोला है कि 4 सालों में 8800 रुपए 12,000 हो जाते हैं। यदि ब्याज को 3% बढ़ा दिया जाए मेरे प्यारे भाई, तो 7 साल के एंड में अमाउंट कितना होगा? देखिए प्यारे दोस्त, यहां 7 साल है, यहां 4 साल है, गड़बड़ है। तो आप मेरे प्यारे भाई ये बताओ, 8800 रुपए किसी ब्याज की दर से कितने साल में? 4 साल में। किसी ब्याज की दर से 4 साल में, 8% ब्याज की दर से 4 साल में 12,000 रुपए हो जाते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे भाई 7 साल में कितने होंगे? 7 साल में कितने होंगे? अगर 8800 रुपए 12,000 बन रहे हैं तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 2,000 प्लस 1200 3200। 4 साल में 3200 रुपए का ब्याज मिल रहा है 4 साल में। तो 1 साल में 800 रुपए का ब्याज है, तो 3 साल में 2400 रुपए का ब्याज होगा। भाई अगर मैं इसमें 3 साल का ब्याज और जोड़ दूं, मैं इसमें 2400 रुपए और जोड़ दूं मेरे प्यारे भाई, 2400 रुपए और ऐड कर दूं, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 7 साल में। यानी कि 8800 रुपए 7 साल में इतना बन जाएंगे। बात समझ में आई दोस्तों? भाई 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई 12,000 है, तो 1 साल का 800 होगा, 3 साल का 2400 होगा। यानी कि अगर 4 साल में 8800 रुपए 12,000 बन रहे हैं, तो 7 साल 3 साल का ब्याज और ऐड कर दो, तो 3 साल बाद ये 8800 रुपए इतना बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सवाल में थोड़ा सा चेंज और कर दिया, थोड़ा सा। क्या चेंज कर दिया?
कि अगर हम ब्याज की दर को भी 3% बढ़ा दें, भाई ब्याज की दर भी आपने अब 3% बढ़ा दी, अब ब्याज की दर 8% नहीं है, ब्याज की दर 3% एक्स्ट्रा है, तो जाहिर सी बात है अगर ब्याज की दर आप 3% बढ़ा दोगे तो 7 साल में आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 21%। एक साल में 3% ब्याज एक्स्ट्रा, तो 7 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 21%। आप बोलोगे जी सर, यानी कि इस 8800 रुपए पर 8800 रुपए का 21% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, यानी कि यहां 88 गुणा 21 रुपए आपको और जोड़ना है। आप बोलोगे जी सर, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये होगा, सबको ऐड कर दीजिए। 8 एकम 8, यूनिट डिजिट 8 होगा, जो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? हां शुभाशीष, सुमन, प्यारे भाई आपको समझ में आया? वेरी गुड। फिर से बता दे रहा हूं मैं, 4 साल में 8800 रुपए का अमाउंट 12,000 हो जाता है। अगर हम ब्याज को ही 3% बढ़ा दे तो आप बताओ 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा? पहले इसको भूल जाओ कि आप कुछ ब्याज बढ़ा रहे हो ना, पहले आप ये बताओ कि 4 साल में अमाउंट 12,000 हो रहा है, तो 7 साल में अमाउंट कितना होगा? ठीक है भाई, 8800 रुपए 4 साल में 12,000 बने तो 4 साल का ब्याज 3200, 1 साल का 800 होगा। तो आपको 4 साल बाद अमाउंट इतना है, 7 साल बाद चाहिए तो 3 साल का ब्याज और ऐड कर दो ना, 3 साल का ब्याज 2400 रुपए। यानी कि अगर आप ब्याज की रेट को ना बदलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखो, तो 7 साल बाद 8800 रुपए इतना बनेगा ये। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आपने रेट भी 3% बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है अब आप ब्याज भी बढ़ के मिलेगा ना, तो 1 साल में 3%, तो 7 साल में 21% ब्याज बढ़ के मिलेगा। तो प्रिंसिपल 8800 रुपए का 21% आपको ब्याज और मिलेगा, ये मैंने ऐड करा। तो यूनिट डिजिट 8 एकम 8 आ रहा है, जीरो में 8 जोड़ूंगा 8, एक ही ऑप्शन है सी, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेरे दोस्तों, ये रहा आपके सामने। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम रिड्यूस करके भी क्वेश्चन बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है अंकुर, यही सवाल है आपके सामने। अलीशा कह रहे 3200 कैसे सर? अलीशा कैसे बालक हो यार अलीशा, 8800 रुपए 12,000 बन रहे तो कितना ब्याज मिला? 3200 रुपए तो मिला। आपको शर्म नहीं आती है चीज पूछते हुए? कोई इज्जत है कि नहीं तुम्हारी खुद की आंखों में? ₹1120 1792 हो जाते सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से 8 साल में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कम होता तो आप बताइए अमाउंट कितना होगा 10 साल के एंड में? अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को मत छेड़ो भाई, यहां पे आपको अमाउंट दिया है 8 साल के एंड में, यहां से आपको अमाउंट पूछा 10 साल के एंड में, तो पहले आप 10 साल के एंड का अमाउंट निकालिए। भाई 1120 रुपए जो हैं, 1120 रुपए किसी ब्याज की दर से 8 साल में 1792 रुपए हो जाते, 8 साल में 1792। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 8 साल में ब्याज कितना मिला? अलीसा घटाता हूं, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, ब्याज आता है। भैया कैसे तुम बालक हो यार, 1792 में से 1120 घटाओगे 672, तो भाई 8 साल का ब्याज 672 है, 8 साल का, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर, अगर 8 साल का ब्याज 672 है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल का ब्याज कितना होगा? बटे 2। 2 साल का ब्याज कितना होगा? बटे 4 कर दूंगा, सॉरी बटे 4। अगर 8 साल का ब्याज ये है दोस्तों, अगर मैं इसमें 2 साल का ब्याज और जोड़ दूं तो 10 साल, यही 1120 रुपए का अमाउंट आ जाएगा 10 साल बाद। यार क्यों नहीं समझते हो तुम? कोई फॉर्मूला थोड़ना है कि फॉर्मूला लगा दें। 1120 रुपए 8 साल में 672 रुपए का ब्याज दे रहे हैं, तो 2 साल में कितना ब्याज होगा? बटे 4 कर देंगे, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर 4 एकम 4, 4 6 24 और 3 4 8 32, 168, यानी कि मेरे दोस्तों 168 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर आपका, यानी कि ये आपका अमाउंट आ गया 10 साल बाद।
ये मैंने अमाउंट निकाल लिया 10 साल बाद। किसी बच्चे को कोई डाउट है? जितने भी बालक ये लेक्चर देख रहे हैं, किसी बालक को कोई डाउट आया? किसी भी बालक को जो पढ़ रहा है इस क्लास में, 1120 रुपए सेम ब्याज की दर से 10 साल बाद इतना अमाउंट बनेगा। मैंने 2 साल का ब्याज और जोड़ दिया। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सवाल में यह पूछा कि अगर ब्याज की दर को भी 4% कम कर दें तो 10 साल के एंड में बताओ। अब हमने ब्याज की दर भी 4% कम कर दी। आप बताइए मेरे दोस्तों, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% घटा दोगे तो हर साल ब्याज 4% कम मिलेगा। 10 साल में कितना ब्याज कम मिलेगा? 40%। तो 1120 रुपए का 40% मेरे दोस्तों, 1120 रुपए का 40% होता है 448 रुपए। तो 448 रुपए आपको ब्याज कम मिलेगा। तो फाइनल अमाउंट जो होगा वो ये होगा। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट यहां से 2 आएगा, तो ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते, 2 आएगा। ठीक है जी। 168 और माइनस का 448 जो होता है वो कितना हो जाएगा जी? 280 हो जाएगा यहां पे। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों ये ए ऑप्शन ही आएगा, 1512 ए ऑप्शन। भाग 4 से क्यों किया भाई? आप अपने माथे पे टैटू बनवा ले गधा का, ठीक है ना, जिससे डिफ्रेंशिएट कर पाए कि आदमी जा रहा कि गधा जा रहा। अरे कचरा बुद्धि, कचरा सड़े हुए। 8 साल का ब्याज 672 रुपए है, 672 रुपए। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? मतलब आप इतने बेकार हो कि आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। ये कोई गणित थोड़ा ना, ये तो जनरल आदमी, अनपढ़ आदमी भी हिसाब लगाना जानता है। 672/4 टाइम बटे 4 होगा, ब्याज भी बटे 4 हो जाएगा। 8 साल बाद अमाउंट था, 2 साल का ब्याज मैंने ऐड कर दिया, 10 साल बाद अमाउंट हो गया। भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। तो इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। अब इस टाइप का सवाल आएगा तो कर लोगे ना भाई? इस टाइप का रेट घटाने बढ़ाने वाला, टाइम घटाने बढ़ाने वाला सवाल आएगा जिसमें अमाउंट पूछ लेगा, क्या अब आप पेपर में कर पाओगे? इससे ज्यादा की उम्मीद बिल्कुल मत करो। ठीक है भैया? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। ठीक है जी, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहां से नेक्स्ट टाइप हम आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट वैरायटी। मैंने आपको परसेंटेज में बहुत अच्छी तरीके से बताया है डेविएशन। तो आज आपके डेविएशन की अग्नि परीक्षा है। डेविएशन आपको लगाना सीखना है और आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी डेविएशन में और एलिगेशन में भी। ठीक है, शुरू करें। चलिए मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 55 करके बताइए जी क्या उत्तर है जी इस क्वेश्चन का। ए मैन डिपॉजिटेड 1850 रुपए इन ए बैंक एट 7% पर एनम एंड रुपीज 2150 इन अनोदर बैंक एट 9% पर एनम। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी होल सम। देखिए आदमी ना एक बैंक में खाता नहीं रखता, क्योंकि बैंक कभी भी डूब सकता है। ठीक है ना? तो आदमी अलग अलग बैंक अकाउंट खुलवाता है और अलग अलग अकाउंट बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के रखता है। तो एक बैंक में उसने 1850 रुपए जमा किया जो 7% ब्याज दे रहा है, दूसरा बैंक 2150 रुपए जमा किया जो 9% का ब्याज दे रहा है। बताओ उसे ओवरऑल कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है? तो भैया एक तो तरीका यही है कि आप पहले टोटल ब्याज निकालो कि दोनों बैंक मिलकर टोटल ब्याज कितना दे रहे हैं, और मेरे प्यारे भाई कि टोटल प्रिंसिपल आपने बैंक में टोटल कितना पैसा जमा करा उससे डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। एक बैंक में उसने 1850 रुपए जमा करा जो कि कितने का ब्याज दे रहा है? 7% का। दूसरे बैंक में उसने 2150 रुपए जमा करा जो कितना ब्याज दे रहा है? 9%।
तो ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकलता है। तो आपसे यहां से ओवरऑल परसेंटेज रेट पूछा है, ओवरऑल परसेंटेज रेट क्या होगा? ये प्रिंसिपल है तो आप इसका रेशियो ले लीजिए। अभी दोस्तों किससे जा रहा है? 0 से 0 चली जाएगा। ये 37 बार और 5 चौक 20 5 15 43, यानी कि जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है दोनों बैंक में वो 37:43 के रेशियो में। दोनों बैंक में जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो 37:43 के रेशियो में है। आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ इसमें नहीं हुई। आप बताओ पहले बैंक में कितना ब्याज मिल रहा है? 7%। दूसरे में ब्याज मिल रहा है 9%। 9% का मतलब 7% प्लस 2% ऐसे लिख सकता हूं। अब पहले बैंक में भी 7% ब्याज मिल रहा है, दूसरे बैंक में भी 7% ब्याज है, तो ओवरऑल 7% तो ब्याज होगा ही होगा। लेकिन दूसरे बैंक में 43 रुपए का 2%, 43 का 2%, यानी कि 86% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है हम उसको ओवरऑल बांट देंगे। ओवरऑल कितना है? 37 प्लस 43 80/80। तो 86/80 का मतलब हो जाएगा 43/40। 43/40 तो 40/40 तो 1 हो जाएगा। 3/40 कितना हो जाएगा जी? 3/40। 3/4 होता है 0.75, तो 3/4 हो जाएगा 0.075%, यानी कि 8.075% ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। सभी को समझ में आ गया प्यारे भाई? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। नौकरी कंफर्म आपकी। जो अभी भी कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं गधों की तरह, कैसे आया कैसे आया कैसे आया, वो जाके लेक्चर बंद करके दोबारा से परसेंटेज पढ़ लें, ठीक है ना? अगला सवाल बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। जब आपको यही नहीं पता कि डेविएशन कैसे अप्लाई करना है तो कैसे सीखोगे? हैं? और 1 मिनट में थोड़ा ना कर समझा दूंगा डेविएशन पूरा। चलो, अरुण ने 20,000 रुपए उधार दिया अपने 2 दोस्त को। अरुण लेंड्स ₹20,000 टू 2 of his friends. He gives 12,000 रुपए to first at 8% simple interest. Arun wants to make a profit of 10% on the whole. The simple interest rate at which he should lend the remaining sum of money to the second friend. देखिए, अरुण के पास 20,000 रुपए हैं। उसने अपने 2 दोस्तों को उधार दिया। पहले दोस्त को 12,000 रुपए दिया, दूसरे दोस्त को जाहिर सी बात है 8,000 रुपए दिया होगा। अरुण ने दोनों दोस्तों को 20,000 रुपए उधार दिया। अगर पहले दोस्त को 12,000 रुपए दे रहा है तो दूसरे दोस्त को 8,000 रुपए उधार देगा। यानी कि मेरे दोस्तों, उसने किस रेशियो में पैसा दिया? 4 से काटेंगे 3:2। 4 × 12, 4 दूनी 8। पहले दूसरे दोस्त को 3:2 के रेशियो में उसने पैसा दिया है। पहले दोस्त से वो 8% का ब्याज वसूल रहा है। 8% का। आप बोलोगे जी सर 8% का ब्याज ले रहा है। अगर वो टोटल 10% का ब्याज कमाना चाहता है, टोटल 10% का, तो आपसे ये पूछा है कि मेरे प्यारे भाई दूसरे दोस्त को किस ब्याज की दर पर पैसा उधार देना चाहिए? दूसरे दोस्त को किस ब्याज की दर पर पैसा उधार देना चाहिए? चलिए, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन और एलिगेशन है भाई। अगर ओवरऑल 10% है तो ये भी 10% होना चाहिए, ये भी 10% होना चाहिए मेरे दोस्तों। लेकिन यहां 2% कम है अभी, 2% की कमी है, तो 3 दूनी 6, 6% कम है, तो यहां 6% एक्स्ट्रा कर देंगे बैलेंस करने के लिए, बटे 2। 6/2 3 होता है, यानी कि 13%। तो सेकंड दोस्त को 13% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से देना चाहिए, ठीक है ना? अगर ओवरऑल 10% का ब्याज है मेरे दोस्तों, तो ये भी 10% होना चाहिए, ये भी 10% होना चाहिए, पर यहां 8% है, 2% कम है, 2% कम है। 3 रुपए का 2% कम है, -6। तो इसको बैलेंस करने के लिए 6% एक्स्ट्रा करेंगे ओवर 2/2, 13%। आप इसे मेरे प्यारे भाई एलिगेशन से भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों को शायद नहीं पता होगा,
एलिगेशन, देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है डेविएशन, एक होता है एलिगेशन, ठीक है ना। जब भी आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो, जब आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो मेरे प्यारे भाई, तो हम डेविएशन या वेटेड एवरेज अप्लाई करते हैं। समझिए मेरे प्यारे भाई, डेविएशन या वेटेड एवरेज। बताऊंगा मेरे दोस्त, बताऊंगा। परसेंटेज में पूरा पढ़े हो सेम यही, बिल्कुल ठीक है ना। राजन कह रहे हैं सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। राजन नहीं आएगा बेटा, आप ये लेक्चर बंद करो, आप परसेंटेज दोबारा से पढ़ो, यहां मत रुको, गधे हो तुम। ये दूसरे बालक जो उड़ उड़ के आंसर बता रहे हैं, ये भी तो बालक हैं, पीछे की चीज डिलीट हो चुकी है तुम्हारी, तो कैसे समझ में आएगा भाई। ध्यान से समझने की कोशिश करो, थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि दी होगी, है ना। प्यार से समझना चाहो, देखिए मेरे दोस्त, एक प्रोसेस होते हैं डेविएशन और उसका रिवर्स होता है एलिगेशन। समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। डेविएशन क्या होता है? ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, ओवरऑल इफेक्ट का मतलब समझते हो? ओवरऑल नेट, कुल प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए मेरे दोस्तों, कुल है भी। जैसे सपोज हम यहां पे ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, एक आदमी है खूब पैसा कमाया, अलग अलग बैंकों में पैसा डाल दिया, अलग अलग बैंकों में पैसा डाल दिया, हर बैंक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? डेविएशन का यूज करके, जैसा पहले सवाल था, या वेटेड एवरेज का यूज करके, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों डेविएशन लगाने के लिए आपको चाहिए होती है बेस। भाई रेट कैसे निकलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है? तो रेट निकलता है जी एक साल का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। रेट हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है, प्रिंसिपल को बेस मान के, मूलधन को बेस मान के, इंटू 100%, ठीक है भाई। तो इसलिए हमने प्रिंसिपल का रेशियो ले लिया। अच्छा, डेविएशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है एलिगेशन। अगर आप रेट पे एलिगेशन लगाएंगे, रेट किसको बेस मान के निकलता है? प्रिंसिपल को। रेट पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा? प्रिंसिपल का। एक आदमी के पास 20,000 रुपए थे, उसने अपने दो दोस्तों को उधार दिया। पहले दोस्त को 12,000 दिया, तो दूसरे दोस्त को जाहिर सी बात है 8,000 दिया होगा। तो दोनों दोस्त को पैसा किस रेशियो में दिया? 4 तिया 12, 4 दूनी 8 है भाई, 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में दोस्तों को पैसा दिया है। ये समझ में आया? काहे नहीं समझते हो? मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? जाके परसेंटेज क्यों नहीं पढ़ लेते? अरुण ने अपने दो दोस्त को 20,000 रुपए उधार दिया। पहले दोस्त को 12,000 दिया, तो दूसरे को 8,000 रुपए दिया होगा, दोनों दोस्त को 3:2 के रेशियो में। पहले दोस्त को पैसा उधार दिया है 8% ब्याज की दर पर, 8% ब्याज की दर पर। दूसरे दोस्त को किस ब्याज की दर पर पैसा उधार देना चाहिए जिससे कि ओवरऑल कुल मिला के 10% का ब्याज हो? ओवरऑल, ये ओवरऑल है मेरे दोस्तों, ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू। जाहिर सी बात है, अगर मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बंदा 8% का ब्याज दे, दूसरा 8%, दूसरा जो है वो 10% का 9% का ब्याज दे और ओवरऑल 10% आ जाए। मीन वैल्यू जो होती है, मीन वैल्यू वो हमेशा इनके बीच में आएगी। अगर ये ए है, ये बी है, तो यहां जो वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा ए और बी के बीच वाली आएगी। अगर एक बैंक आपको 8% ब्याज दे रहा है, दूसरा कुछ परसेंट ब्याज दे रहा है, तो ओवरऑल जो ब्याज होगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं रहा होगा। समझ में आया है? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा दूसरे दोस्त को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा उधार देना चाहिए, तो आप बताइए कि ऐसे सिंपल सा घटा लेते हैं हम लोग, 8, 10 और 8 का डिफरेंस 2%। ये डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए। 2 की वैल्यू अगर 2% है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3%, 3%। आप बोलेंगे यस सर।
मेरे प्यारे भाई ये मीन वैल्यू से छोटा है, 10 से छोटा है, तो ये 10 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 3 बड़ा होगा। 10 और 3 13%। तो सेकंड दोस्त को 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा उधार देना चाहिए। क्लियर है? आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 57। बताओ। हाथ जोड़ के विनती, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल मत रुको, आप दोबारा से परसेंटेज पढ़ो, दोबारा से रेशियो पढ़ो, दोबारा से गणित पढ़ो। ठीक है ना? बेसिक से बताओ, बेसिक से बताओ। ये बेसिक ही है जो बताया, आपको बेसिक पता ही नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों, ये सवाल देखिए, 2018 मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया, बहुत ही बेसिक सवाल है, पेपर का पूछा हुआ। ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ ₹25,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4% हायर रेट। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 years इज 4,125 रुपए, then what is the rate at which the second sum was invested? सवाल में बोला है कि एक आदमी ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया है टोटल, उसका 1/4 हिस्सा किसी ब्याज की दर पे और शेष हिस्सा जो है वो 4% ऊंचे ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया है। यदि 2 सालों में कुल ब्याज 4,125 रुपए का है, तो आप बताइए निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज की दर क्या है? जो सेकंड सम जो आपने इन्वेस्ट किया वो किस रेट पर इन्वेस्ट किया है मेरे दोस्तों? बताइए मेरे प्यारे भाई। एक आदमी के पास 25,000 रुपए हैं, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, भगवान शांति। एक आदमी 2 बैंक में गया, एक आदमी 2 बैंक में गया, आईसीआईसी बैंक में और एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक में और एचडीएफसी बैंक में। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। आईसीआईसी बैंक जो है उसे 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, 13%। आईसीआईसी बैंक जो है 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, 13% का। जबकि एचडीएफसी बैंक जो है वो 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, 24% का, 24% का। ठीक है प्यारे भाई? आप बोलेंगे जी सर मेरे दोस्तों 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ओवरऑल, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, दोनों बैंकों से कुल मिलाकर उसने, दोनों बैंकों से कुल मिलाकर उसने 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव किया। दोनों बैंकों से कुल मिलाकर, दोनों बैंकों से कुल मिलाकर उसने 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव किया। तो आप हमें यह बताइए कि उसने दोनों बैंकों में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो किस रेशियो में है? उसने दोनों बैंकों में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो किस रेशियो में है? बोलो। पहले आप मुझे बेसिक सा सवाल सॉल्व करके बताइए। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मेरे दोस्तों, समझ में आया? मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, बात समझने की कोशिश करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल को बेस मान के निकलता है, प्रिंसिपल को बेस मान के। तो यहां आपको रेशियो निकालना है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन एक प्रोसेस है
जो जिससे हम बेस का रेशियो निकालते हैं, बेस का रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बेस मान के कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या है ये पता लगाने के लिए अपन लोग एलिगेशन अप्लाई करते हैं। एलिगेशन क्या होता है भाई, ये मीन वैल्यू, अगर ये 13% का ब्याज है, ये 24% का ब्याज है, तो ओवरऑल जो ब्याज होगा वो 13 और 24 के बीच में ही कहीं रहा होगा। तो सिंपल सा घटाना है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई। 19 माइनस 13 ये घटाइए, बड़ी संख्या में से छोटी को 19 में से 13 घटाएंगे 6%, और 24 में से 19 घटाएंगे 5%। तो ये 5:6 आ गया मेरे प्यारे भाई। दोनों बैंकों में जो पैसे इन्वेस्ट किया वो इस रेशियो में आएगा, ये 5:6। ये प्रिंसिपल का रेशियो होगा, सिंपल सा घटा के निकल जाता है। अब इसी का उल्टा प्रोसेस होता है मेरे दोस्तों, डेविएशन। एक आदमी ने 2 बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया मेरे प्यारे भाई, आईसीआईसी में और एचडीएफसी में। किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया बोलो? दोनों बैंक में 5:6 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया, 5:6 के रेशियो में। तो ये प्रिंसिपल है, 5:6 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है जी। पहला बैंक 13% ब्याज की दर दे रहा है, दूसरा बैंक 24% ब्याज की दर दे रहा है। तो आपसे पूछा कि ओवरऑल कितने परसेंट का ब्याज आपको मिलेगा, ओवरऑल कितने परसेंट का ब्याज आपको मिलेगा, जवाब दीजिए ओवरऑल। तो मेरे दोस्तों ये ओवरऑल वैल्यू निकालने के लिए, मीन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डेविएशन अप्लाई करते हैं। अगर आपको मीन वैल्यू दे रखी है और आपको रेशियो निकालना है तो हम एलिगेशन लगाएंगे मेरे दोस्त। कैसे? अब कैसे अप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भाई? 24% को हम लिख सकते हैं जी 13% प्लस 11%। आप बोलोगे जी सर है भाई। आप बताओ 13% का ब्याज यहां भी है, 13% का ब्याज यहां भी, तो ओवरऑल 13% तो ब्याज होगा ही होगा, होगा ही होगा। सब कुछ पड़ा रखा है यहां। 6 रुपए का 11% एक्स्ट्रा है, 6 रुपए का 11% एक्स्ट्रा ब्याज है। जो भी एक्स्ट्रा ब्याज है मेरे दोस्तों इसे हम सारे पैसे में बांट देंगे। टोटल पैसा कितना है? 6 5 11 बटे 11, 11 से 11 कट जाएगा मेरे दोस्तों, तो 19%। तो ओवरऑल ब्याज की दर आएगी 19%। ये ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 19%। अब समझ में आया क्या फर्क है? अगर आप ध्यान से देखो मेरे दोस्तों तो एक्चुअल में ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 13 और 24 का डिफरेंस कितना है? 11%। यही डिफरेंस इस रेशियो में ब्रेक हो रहा है, डिफरेंस 11 है। यही 11 मेरे दोस्तों 5 और 6 है, यही डिफरेंस ब्रेक होता है मेरे दोस्तों। ये कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं और इस कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा। ये जो डिफरेंस है, ये जो 13-24 का डिफरेंस है, यही डिफरेंस देखो यहां पे आ रहा है 24 माइनस 19 5, 13 माइनस 19 6। यही डिफरेंस इस रेशियो में ब्रेक होता है। क्लियर है? समझ में आया? बताओ। अगर आप ढंग से रिवीजन करे होते, ढंग से पढ़ाई करे होते, ढंग से बेसिक कंसेप्ट पढ़े होते, तो क्या ये हमारे 10 मिनट खराब होते? क्या मुझे दोबारा से बताना पड़ता? फिर आप पूछते हो सर सिलेबस कब होगा। यार गलती तो सारी आपकी है, आप ही अपने से ईमानदार नहीं हो। आगे करो। एक आदमी ने 25,000 रुपए के 1/4 को किसी ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया और रिमेनिंग को 4% के ऊंचे ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया। 2 सालों का कुल ब्याज दर इतना, तो निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर बताइए। आप बताओ 25,000 रुपए का 1/4 किसी ब्याज की दर पे, रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 3/4। 25,000 रुपए का 1/4 किसी ब्याज की दर से, 25,000 रुपए का 1/4 किसी ब्याज की दर से, और रिमेनिंग 3/4 जो 4% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो अब बताओ प्रिंसिपल का रेशियो क्या है? प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया वो 1:3 के रेशियो में, प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया वो 1:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। आप बोलोगे जी सर 25,000 रुपए का 1/4, रिमेनिंग बचेगा 25,000 का 3/4, प्रिंसिपल 1:3 के रेशियो में। ठीक है ना? तो कुछ पैसा जो है 1/4 पैसा किसी ब्याज की दर से, और रिमेनिंग जो है वो 4% हायर रेट से इन्वेस्ट किया है। 2 साल का इंटरेस्ट 4,125 है। तो आप बताइए सेकंड सम को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया? आप बताओ अगर 2 साल का ब्याज 4,125 है तो ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज मिला? अगर 2 साल का 4,125 है तो 1 साल का कितना होगा? 4,125 बटे 2 रुपए।
ये 1 साल का ब्याज होगा मेरे दोस्तों। ये कितने रुपए पर मिला है? 25,000 रुपए पर मिला है बाबूजी, 25,000 रुपए पर। ठीक है, आप बोलोगे ये सर, यानी कि ये आपका ब्याज की दर आ गई, आपको ओवरऑल इतने परसेंट का ब्याज मिला, 100%। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है जी, 25 से तो 25 एकम 25, 16 25 चिक्का 150, और ये 25 पंजे 125 है, तो ये कितना करूंगा मैं, तो 8.25% आएगा। आपको ओवरऑल 8.25% का ब्याज मिला है मेरे दोस्तों, 8.25%। ओवरऑल कितना ब्याज है? 8.25%। किसी बच्चे को समझ में आया? क्लियर है? अगर 25,000 रुपए पर 2 साल में 4,125 रुपए का ब्याज मिला है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 4,125 बटे 2 रुपए। कितने रुपए पर? 25,000 रुपए पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, यानी कि 8.25%। तो ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.25% है। किसी को कोई समस्या? अरे यस और नो करके बताइए, यस सबको समझ आ गया? कैसे बालक हैं यार, खून चूस ले तुमने मेरा। ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.25% है। आपसे पूछा सेकंड सम किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाया गया? सेकंड सम किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाया गया? सेकंड वाला जो है वो 4% हायर है फर्स्ट से। अब एक बात बताइए भाई, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, ये सेकंड जो सम है वो फर्स्ट से 4% हायर रेट से इन्वेस्ट किया गया, 4% हायर रेट से। इन दोनों का डिफरेंस जो वो 4% का है, 4% का। यही 4% का डिफरेंस रेशियो में ब्रेक होता है। 4% को 1:3 में बांटूंगा तो 1 का मतलब 1%, 3 का मतलब 3% होगा मेरे दोस्तों। ये मीन वैल्यू से बड़ा होगा, ये छोटा होगा। सेकंड रेट ज्यादा है फर्स्ट से, सेकंड बड़ा होगा, ये छोटा होगा मेरे दोस्तों। ये डिफरेंस 1% आना चाहिए, यानी कि 8.25 से 1 बड़ा होगा। सेकंड जो पैसा है वो 9.25% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाया गया है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। जो फर्स्ट है मेरे दोस्तों वो 8.25 से 3 छोटा होगा, 5.25%। जो फर्स्ट है वो 5.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया गया है। ये जो है इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं आता है। ये मीन वैल्यू एक से बड़ी होगी और दूसरी से छोटी होगी मेरे दोस्तों। क्योंकि सेकंड सम ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाया गया तो ये बड़ा होगा। 8.25 से कितना बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा। ये 8.25 से छोटा होगा, कितना बड़ा छोटा होगा? 3, 5.25%। अब भी ना समझ में आए तो सामने दीवार होगी, खोपड़ा फोड़ लो अपना, ठीक है ना। क्योंकि आपका खोपड़ा जो है वो किसी काम का नहीं है, बुद्धि, ठीक है। उसमें जो है लिक्विड नहीं भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ उसमें। आगे चलिए, अगला सवाल, सवाल नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से। A sum of ₹15,600 is invested partly at 7% per annum and the remaining at 9% per annum simple interest. If the total interest at the end of 3 years is 3,738 रुपए, how much money was invested at 7% per annum? तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है? कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से? ध्यान से समझिएगा। 15,600 रुपए को इन्वेस्ट किया, कुछ 7% ब्याज की दर से, रिमेनिंग 9% ब्याज की दर से। 15,600 रुपए को आपने इन्वेस्ट किया है, कुछ 7% ब्याज की दर से और कुछ 9% ब्याज की दर से। देखिए 15,600 रुपए के आपने 2 टुकड़े करे, फर्स्ट प्लस सेकंड करके, बिल्कुल एक बच्चे की तरह लिख के बता देता हूं। कितना? 15,600 रुपए। 15,600 रुपए के आपने 2 हिस्से करे, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने इन्वेस्ट किया 7% ब्याज की दर से, सेकंड आपने इन्वेस्ट किया 9% ब्याज की दर से। जो टोटल इंटरेस्ट आया है 3 साल में वो 3,738 रुपए का है। तो आपसे पूछा है कि 7% पर एनम ब्याज की दर पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? 7% पर एनम ब्याज की दर से। दिस इज ए प्योर क्वेश्चन ऑफ
दिस इज ए प्योर क्वेश्चन ऑफ डेविएशन, परसेंटेज में खूब बता चुका हूं। अगर 3 साल का ब्याज 3738 रुपए, तो 1 साल का कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1, 3 चौक 12, 3 चिंग 18, 1246 रुपए। 1 साल का ब्याज 1246 रुपए होगा। तरीके कई सारे हैं। अब बताओ, ये 7% की ब्याज की दर पे है, ये 9%। 9% को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं 7% प्लस 2%। अब बताओ, एक ओवरऑल एलिगेशन से भी हो जाएगा, पर बेस्ट मेथड है ये। ओवरऑल 7% का ही ब्याज होना चाहिए, तो 15,600 रुपए का 7% ब्याज आपको मिलना चाहिए मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 1050 में 42 जोड़ूंगा 1092, 1092 रुपए। अगर यह 7% का ब्याज है, यहां भी 7% का ब्याज है, तो ओवरऑल ब्याज भी 15,600 रुपए का 7% होना चाहिए। 1050 में 42 जोड़ूंगा 1092 रुपए। पर ब्याज मिला कितना है दोस्तों? ब्याज 3 साल में इतना मिला, तो ब्याज 1 साल में कितना मिला है? 1246 रुपए। जबकि मेरा आ रहा है 1092, तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला है मेरे दोस्तों? कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 154 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिला। ये एक्स्ट्रा ब्याज कहां से आया? ये एक्स्ट्रा ब्याज कहां से आया? तो आपका जवाब होगा सर सेकंड सम का 2%। सेकंड सम आपने 2% हायर रेट से इन्वेस्ट करा है। ये जो सेकंड सम है सर, ये आपने 2% हायर रेट से इन्वेस्ट करा है। सेकंड सम का 2% 154 रुपए है, तो 1% 77, तो 100% 7700, यानी कि मेरे दोस्तों ये 7700 रुपए आ गया। 7700 रुपए इन्वेस्ट किया गया 9% ब्याज की दर से। अभी ये 7700 रुपीज आ गया। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों 7% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, तो आ जाएगा 7900 रुपीज। 7900 में 7700 जोड़ूंगा तभी तो 15,600 आएगा। तो 7900 रुपीज इन्वेस्ट किया गया है मेरे भाई 7% ब्याज की दर पे, और 9% ब्याज की दर से 7700 रुपए इन्वेस्ट किया गया है। सभी को समझ में आया? बोलो। मुझे नहीं लगता जी यहां तक किसी बच्ची को कोई डाउट है। एक सवाल और करके बताओ। बिल्कुल भाई, ये देखिए आप, ₹9600 को, अब देखिए मैं केवल आपको समझाने के लिए इतना करता हूं, इतना लिखना थोड़ना होता है। अब देखो इसमें कम से कम लिखेंगे हम लोग। ₹9600 को आपने 2 भाग में इन्वेस्ट किया, एक 11% ब्याज की दर से, दूसरा 15% ब्याज की दर से। 4 साल के एंड में कुल ब्याज 5,088 रुपए का है। तो दोनों भागों के बीच का अंतर बताइए। करो मेरे प्यारे भाई। ₹9600 इन्वेस्ट किया है मेरे दोस्त, 11% ब्याज की दर से। 11% का मतलब मेरे दोस्तों 15 माइनस 4%, 15 माइनस 4% ब्याज की दर से, और दूसरा 15% ब्याज की दर से। जैसे मर्जी आए वैसे लिख लो, ठीक है भाई। 4 साल के एंड में कुल ब्याज इतना। अगर 4 साल का ब्याज इतना है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? बटे 4। 5000 का बटे 4 1250 होता है, 88 का बटे 4 22, तो यानी कि 1272 रुपए। 1 साल का ब्याज ये होगा 1272 रुपए। दोस्तों 1 साल का ब्याज आ गया। आपने 9600 रुपए के 2 हिस्से करे, एक 11% ब्याज की दर से, दूसरा 15% ब्याज की दर से। 11% को आप ऐसे लिख सकते हो 15% माइनस 4%, कि 15% का ब्याज तो यहां भी मिल रहा है और 15% का ब्याज यहां भी मिल रहा है। तो ओवरऑल 9600 रुपए का 15% ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा ना। 9600 का 15% कितना होता है भाई? 10% 960 है, और वो आ जाएगा मेरे दोस्तों 480, 1440 रुपए। 1440 रुपए, 11 प्लस 4 क्यों नहीं लिखा? इस बार माइनस से बता रहा हूं, कर सकते हो। अरे भैया एक सवाल को करने का 36 तरीके, 36 बताऊंगा क्या? अब 11 प्लस 4 लिख के कर लो।
खचरा बुद्धि कहीं के, सारी बुद्धि की समझ में नहीं आती। एक हिस्सा 11% ब्याज की दर से, 15% ब्याज की दर से। सेम कर लो कैसे भी, जैसे आपको पसंद आता हो। 9600 रुपए का 15% कितना होता है? 1440 रुपए। अगर पहला हिस्सा भी 15% ब्याज की दर पे इन्वेस्ट करोगे, दूसरा भी 15% ब्याज की दर पे, तो ओवरऑल भी 9600 का 15% मिलेगा। 9600 का 15% होता है 1440 रुपए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्याज मिला है 1272 रुपए। भाई ब्याज मिलना चाहिए था 1440, ब्याज मिला है 1272 रुपए, तो कितने रुपए ब्याज कम मिला है? कितने रुपए ब्याज कम मिला है? तो आपका जवाब होगा सर 128 रुपए। 128 रुपए ब्याज कम मिला है। ब्याज कम क्यों मिला? ये ब्याज कम क्यों मिला? तो आप कहोगे सर जो पहला हिस्सा है ना, वो आपने 4% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाया है। पहला हिस्सा सर आपने 4% कम ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, तो पहले हिस्से का 4% 128 है। 1% मेरे दोस्तों 32 होगा, 100% 3200। 3200 समझ में आया? ठीक, अच्छा 168 आएगा, सॉरी 40 है ना, 1400 नहीं है, 40 है ये, तो 128 प्लस 40 160 आएगा, सॉरी 168 आएगा। ये 168 रुपीज ब्याज कम क्यों मिला? वो कि पहला हिस्सा आपने 4% कम ब्याज दर पे लगाया, तो 4% का वैल्यू 168 है, तो 1% 42 आएगा और 100% 4200 रुपए। तो यानी कि पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो 4200 रुपए का 4200 रुपए। जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा? टोटल 9600 इन्वेस्ट किया है, तो 96 में से 4200 घटाऊंगा मेरे दोस्तों, तो 5600 रुपए, 5400 रुपए, 5400 रुपीज। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट 5400 रुपए। आपसे दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1200 रुपए का, और ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये वाला करके बताइए, सवाल नंबर 60 आप लोग मुझे, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, करके बताइए। जो अभी मैंने कराया ना सिंपल इंटरेस्ट का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये बताओ जल्दी से। A man borrowed a total amount of 45,000 rupees, one part of it at a rate of 10% per annum simple interest and the remaining part on 12% per annum simple interest. If at the end of 3 years he paid in all rupees 59,940, ठीक है, to settle the loan amount, what was the amount borrowed at 12% per annum? बहुत ही देखिए अच्छा सवाल है मेरे प्यार में, कुछ भी नहीं। एक आदमी ने 45,000 रुपए की धनराशि उधार जो है देता है। अच्छा, एक आदमी 45,000 रुपए की धनराशि उधार लेता है, उसका एक हिस्सा 10% ब्याज की दर से और दूसरा हिस्सा 12% ब्याज की दर से, ठीक है ना।
टोटल कितना पैसा उधार लिया? एक आदमी ने 45,000 रुपए उधार लिया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। ये 10% ब्याज की दर से, ये 12%। 12% को हम ऐसे लिख सकते हैं 10% प्लस 2%। जहां ब्रेक करना इजी हो वहां से कर लीजिए। अब बताओ, उसने 3 सालों के एंड में कुल 59,940 रुपए देके अपना कर्जा चुका लिया, तो 12% की दर से उधार लेगी राशि। अब बताओ, उसने 45,000 रुपए का इतने रुपए देके कर्जा चुकाया, तो उसने ब्याज कितना दिया है? 59,940 में से अगर 45,000 को घटाया जाए तो 14,940 रुपए उसने ब्याज दिया है बाबूजी टोटल। 59,940 में से 45,000 घटाओगे तो 3 साल में कुल उसने इतना ब्याज दिया है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों? बटे 3 करेंगे। आप बोलोगे जी सर, तो 3 चौक 12 है भी, और 2 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24, 4980 रुपए। मेरे प्यारे भाई, ये 3 साल का ब्याज था, मैंने 1 साल का ब्याज निकाला, तो हर 1 साल में ये इतना ब्याज वो दे रहा है। आप बोलोगे जी सर। प्यारे बच्चों, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा, तो ओवरऑल 45,000 रुपए का 10% 4500 रुपए ब्याज देना पड़ेगा उसे। लेकिन ब्याज दे रहा है वो 4980 रुपए। तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज दे रहा है? 480। 480 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज कहां से आया? तो आपको जवाब होगा सर, सेकंड इन्वेस्टमेंट का 2%। अभी जो सेकंड जो उधार पैसा लिया उसका 2% 480 है, तो 1% 240 है, 100% कितना है? 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज। आपसे पूछा 12% की दर से कितनी उधारी ली गई, तो 12% की दर से उधारी जो ली गई है वो 24,000 रुपए की ही है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हार्डली आप 15 से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। 24,000 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल था मेरे दोस्तों, ये करिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 61, जवाब दीजिए। एक आदमी ने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किया 3 स्कीम एबीसी में, 16%, 19% और 31% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बहुत अच्छा सवाल है। 90,000 रुपए एक आदमी ने टोटल इन्वेस्ट किया 3 स्कीम में। पहली स्कीम में 16% ब्याज है, दूसरी में 19%, तीसरी में 31%। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी इज 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। स्कीम सी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो स्कीम ए से 50% ज्यादा है। फंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। आप बताओ, स्कीम बी में टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया गया है? अगर इफ यू गेट्स ए टोटल अमाउंट ऑफ 1,50,300 रुपए इन 3 साल, अगर उसे टोटल 1,50,300 रुपए रिसीव होता है 3 सालों में। बहुत अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड। एक आदमी ने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किया 3 स्कीम एबीसी में। स्कीम ए में 16% ब्याज है, बी में 19% ब्याज है, सी में 31%। आपको यहां पे एक लाइन ये अच्छी दिखाई दे रही है कि स्कीम सी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो स्कीम ए से 50% ज्यादा है। ठीक है जी मेरे दोस्तों, ये स्कीम ए है, ये सी है। 50% का मतलब होता है 1/2। अगर स्कीम ए में 2 रुपए इन्वेस्ट किया गया तो स्कीम सी में 3 रुपए इन्वेस्ट किया गया। ये स्कीम ए और सी में जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, स्कीम ए में 2 रुपए है तो स्कीम सी में 3 रुपए। अब बताओ, स्कीम ए में कितने % ब्याज मिलता है? 16%, जबकि स्कीम सी में कितना ब्याज मिलता है? 31%। तो आप ये पता लगा सकते हो कि स्कीम ए और सी से टुगेदर ओवरऑल कितने % ब्याज मिलता है? स्कीम ए प्लस सी से ओवरऑल कितने % ब्याज मिलता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो आपका जवाब होगा सर, चाहे डेविएशन से कर लो चाहे वेटेड एवरेज से कर लो। सर 16 दूनी 32, 32 प्लस 93 125, 125 बटे 5 यानी कि 25%। स्कीम ए और सी से ओवरऑल 25% ब्याज मिलता है। ये हमने कैसे निकाला? वेटेड एवरेज से, ठीक है ना। 16 दूनी 32 प्लस 93 125 बटे 5। स्कीम ए और सी टुगेदर से ओवरऑल हमें 25% का ब्याज मिलता है। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई, स्कीम बी से कितना ब्याज मिलता है हम लोगों को? 19%। स्कीम बी से कितना ब्याज मिलता है बाबूजी? हमें 19%। ठीक है ना। हाँ सूरज। अच्छा मेरे प्यारे भाई, हमने
ध्यान सुनेगा, हमने टोटल 90,000 रुपए उधार लिया था, 90,000 रुपए, और 3 साल बाद जो है, सॉरी, हमने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किया था 3 स्कीम में। 3 साल बाद कुल कितना अमाउंट हो गया? 1,50,300 रुपए। 90,000 रुपए का इतना अमाउंट हो गया, 1,50,300 रुपए। तो आपको ब्याज कितना मिला? 60,300 रुपए का ब्याज मिला जी। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 20,100 रुपए। ये 3 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज होगा 20,100, यानी कि 90,000 रुपए पर 90,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज ये है। परसेंटेज में कितना है मेरे दोस्तों? इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, ये 2 जीरो से ही कट जाएगा, ये है भी ठीक है। तो 3 से जा रहा है मेरे दोस्तों, ये 3×18, 3×7=21, 3×3=9, 67/3%। ओवरऑल तीनों स्कीम ए, बी और सी से मिला के आपको 67/3% का ब्याज मिला है मेरे प्यारे भाई। ओवरऑल तीनों स्कीम से मिला के 67/3%। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई डाउट? निरंकुश कह रहे आपने हवा में माइनस कैसे किया? कौन सा माइनस निरंकुश? हवा में भाई 90,000 से 10,000 रुपए जोड़ो 1 लाख आएगा, फिर उससे 50,300 ज्यादा है, 50,300 में 10,000 जोड़ा 60,300। क्या दिक्कत थी इसमें? ये 3 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज कितना होगा? 20,100 रुपए। 90,000 रुपए पर अगर 1 साल में 20,100 रुपए का ब्याज आपको मिल रहा है, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 67/3% 1 साल का ब्याज होगा। कोई अनपढ़ आदमी भी निकाल सकता है। आकाश सवाल में दिया हुआ है। यशिका पूछ रहे 25% कैसा है? यशिका वेटेड एवरेज से आया, वेटेड एवरेज से। जानते हो कभी शब्द सुना है? नहीं सुना तो क्यों पूछ रहे हो? ठीक है ना, पढ़ोगे लिखेगे कुछ नहीं, कैसा है कैसा, गधों की तरह चिल्लाते रहोगे। आपसे पूछा स्कीम बी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे ये पता है स्कीम ए और सी में टुगेदर ब्याज 25% है, स्कीम बी का ब्याज 19% है। ओवरऑल जो ब्याज है वो 67/3% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे, सीधा सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, सीधा सीधा प्रिंसिपल का। ठीक भाई, ये घटाएंगे है भाई, 19×57, 67 माने 57, 10/3 मेरे दोस्तों, ये घटाएंगे मेरे दोस्तों। 25×75 माइनस 67 करूंगा तो 8/3। तो रेशियो कितना आ गया? ये जो है 10/3 रेशियो 8/3 सिंप्लीफाई होके हो रहा है 5:4, 5:4। यानी कि स्कीम ए प्लस सी में टुगेदर अगर 5 रुपए लगाया गया है, तो स्कीम बी में कितना पैसा लगाया गया? 4 यूनिट। ठीक है ना, बड़ा सवाल है, मेंस का सवाल है, प्री का नहीं है। स्कीम ए प्लस सी में 25% ब्याज है, ओवरऑल स्कीम बी में 19% है। ठीक है ना, ओवरऑल तीनों स्कीमों से मिलाकर ब्याज है 67/3%। मुझे चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल का रेशियो, तो एलिगेशन लगा दीजिए, जस्ट घटा दो। 67/3 में से घटाएंगे 10/3, 8/3, रेशियो लेंगे 5:4। नहीं कि स्कीम ए प्लस सी में अगर 5 इन्वेस्ट किया गया तो स्कीम बी में 4 यूनिट इन्वेस्ट किया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? तीन स्कीमों को मिलाकर 5, 4, 9। सवाल में 9 की वैल्यू 90,000 दे रखी है, तो स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया गया? 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज। स्कीम बी में 40,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया है, और ये क्वेश्चन का आंसर है। सर जी यदि ए का मान पूछे तो कैसे होगा? तो भैया अगर 40,000 बी में इन्वेस्ट किया गया, तो ए और सी में टुगेदर कितना इन्वेस्ट किया गया? 5 यूनिट, 50,000 रुपए। ए और सी में टुगेदर 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है ए और सी में, जबकि ए और सी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया सवाल में बोला गया वो 2:3 के रेशियो में। तो 50,000 को 2:3 में बांट दो ना जितेंद्र भाई, तो ए की वैल्यू 20,000 और सी की 30,000। 50,000 को 2:3 में बांट दो, तो स्कीम ए में 20,000 रुपए, स्कीम सी में 30,000 रुपए, स्कीम बी में 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है। ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड का है। मुश्किल से मुश्किल।
इस सवाल में दो अलग अलग छोटे छोटे सवाल है, एक सवाल यहां लगा दिया, एक सवाल यहां हो गया, इसलिए आपको ये बड़ा लग रहा है। कितने बच्चे ऐसे जिनको ये सवाल समझ में आ गया? मुझे यस और नो करके बताइए जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यस करके बताइए। 2 और 3 कहां से आए? बेटा सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो यार तुम लोग? अरे भाई एक आदमी ने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किया 3 स्कीम एबीसी में, अलग अलग 90,000 रुपए टोटल इस 3 स्कीम में इन्वेस्ट किया एबीसी में। ए दे रहा है 16% ब्याज, बी 19% का ब्याज, सी 31% का ब्याज। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम। ये क्यों नहीं पढ़ रहे यार आप लोग? स्कीम सी में जो इन्वेस्ट किया गया वो स्कीम ए से 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हाफ होती है, हाफ। यानी कि स्कीम ए में अगर 2 यूनिट इन्वेस्ट किया गया है तो स्कीम सी में 1 ज्यादा, 3 यूनिट इन्वेस्ट किया गया, यहां से आया है भाई। स्कीम सी में 50% ज्यादा इन्वेस्ट किया गया स्कीम ए से। स्कीम ए में अगर 2 रुपए लगाए तो स्कीम सी में 3 रुपए लगाए। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू है। स्कीम ए में कितना ब्याज मिलता है? 16%। स्कीम सी में कितना ब्याज मिलता है? 31%। तो ओवरऑल स्कीम से कितना ब्याज मिलेगा? दोनों ओवरऑल ए और सी टुगेदर से कितना ब्याज? स्कीम में 2 रुपए का 16%, 2 का 16% ब्याज, 2 का 16% 32% हो गया। स्कीम सी में 3 रुपए का 31%, 3 का 31% 93 हो गया। ये टोटल ब्याज मिला कितने रुपए पर? कितने रुपए पर? 2 और 3 5, ए और सी में टोटल 5। तो 32 प्लस 93 125/5, 25%। वेटेड एवरेज से निकाल लिया भाई मैंने, मेंटली निकाल सकता हूं। तो स्कीम ए और सी से 25% का ब्याज मिला है। स्कीम ए सी टुगेदर से 25% का ब्याज, स्कीम बी से 19% का ब्याज। तो तीनों स्कीम ए प्लस सी प्लस बी, तीनों स्कीम से मिला के ओवरऑल कितना ब्याज है? 90,000 रुपए का अमाउंट 3 साल में इतना हो जाता है। तो 3 साल में 60,300 रुपए का ब्याज है। 1 साल में कितना ब्याज है? 20,100 रुपए का। अगर 90,000 रुपए पर 1 साल में 20,100 रुपए ब्याज मिल रहा है तो परसेंटेज में कितना है? 67/3%। ये आ गया मीन वैल्यू। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल का रेशो घटा लीजिए। 67/3 में से 19 घटाओ 10/3, 25 में से घटाओ 8/3, रेशियो कितना आ गया? 5:4। यानी कि स्कीम ए प्लस सी में और स्कीम बी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया 5-4 के रेशियो में टोटल हो गया जी 9। 9 की वैल्यू 90,000 है तो स्कीम बी में 4 इन्वेस्ट किया गया, 4 की वैल्यू 40,000। भैया 90,000 रुपए 3 साल में, 3 साल के एंड में अमाउंट 1,50,300 है। तो ब्याज कितना मिला? 1,50,300 में से 90,000 घटाओ तो 3 साल का ब्याज 60,300 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना होगा? बटे 3, 20,100 रुपए। 90,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 20,100 रुपए है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो भैया, परसेंटेज में इंटू 100%। क्यों यार मुझको तंग कर रहे हो तुम लोग? 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा, ये 3 से काट लेता हूं। 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 67/3%। ये बताया तो था। अब भी कोई बालक है जिसको ना समझ में आया हो? देखिए अगर अभी भी किसी को ना समझ हो, तत्काल प्रभाव से सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दो, उसकी नहीं लगनी है। टाइम खराब ना करो, हैं? कोई और काम कर लो। जरूरी नौकरी करी जाए, नौकर बनना कोई अच्छी बात थोड़ना है। आगे करो।
सवाल नंबर 62। इतनी इतनी मेहनत करके एक सवाल को 10-10 मिनट लेके बता रहा हूं, फिर भी नहीं सीखते, बताओ। अगला सवाल बताइए। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। 52,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है 3 स्कीम में सिंपल इंटरेस्ट पे। द एनुअल इंटरेस्ट रेट आर रेस्पेक्टिवली 8%, 15%, 11%। 52,000 रुपए 3 स्कीम में इन्वेस्ट किया गया है। पहले में भाई 8% ब्याज है, दूसरी स्कीम में 15% ब्याज की दर है, तीसरे में रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है। रुपीज 19,000 वर इन्वेस्टेड इन फर्स्ट स्कीम। फर्स्ट स्कीम में 19,000 रुपीज इन्वेस्ट किया गया है। अगर टोटल इंटरेस्ट जो अर्न है 5 सालों में वो 28,150 रुपए का है, तो आप बताइए कि थर्ड स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। थर्ड स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए समझने की कोशिश करिए। अगर स्कीम ए में पहली स्कीम में 19,000 रुपए लगाए गए, 19,000 रुपए, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इन दोनों स्कीमों में टुगेदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, कोई जवाब देने वाला है। अगर टोटल 52,000 रुपए लगाए गए, जिसमें से पहली स्कीम में 19,000 लगा दिए, तो 52,000 में से 19,000 घटाएंगे मेरे दोस्तों 31,000 रुपए, सॉरी 33,000 रुपए। ठीक है भाई, इन दोनों स्कीमों में टोटल 33,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है। आप बोलेंगे जी सर, ठीक है। सवाल में आपसे पूछा थर्ड स्कीम में यानी कि 11% ब्याज की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, सवाल में आपसे ये पूछा है। अब बताओ, अगर टोटल इंटरेस्ट जो है 5 साल का 28,150 रुपए, अगर 5 साल का इंटरेस्ट इतना है, तो भाई 1 साल का कितना होगा, 1 साल का बटे 5 कर दीजिए। 5 बच्चे 25, 3 1 5 6 30, 5 3 15, 5630 रुपए। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मेरे प्यारे भाई आप बताओ, पहली स्कीम में 19,000 रुपए लगाया गया था, ब्याज की दर 8% है, तो पहली स्कीम से कितना ब्याज मिल जाएगा। 19,000 का 8%, 19,000 रुपए का 8%, 19 अट्ठे 152, 1520। 19,000 रुपए का 8%, 1520। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा मेरे दोस्तों तो कितना आएगा, ये 4110 रुपए। ये सेकंड और थर्ड स्कीम का ब्याज हो गया, ये सेकंड और थर्ड स्कीम का टोटल ब्याज हो गया। इसको हटाओ, सेकंड और थर्ड स्कीम का टोटल ब्याज 4110 रुपए है। क्या अब ये वही सवाल नहीं बन गया बेसिक सा, जिसके हम काफी सारे टाइप कर चुके हैं। एक आदमी ने 3 योजनाओं में पैसा लगाया 52,000 रुपए। पहली स्कीम में अगर 19,000 लगा दिया तो बाकी दोनों स्कीमों में 33,000 रुपए लगाया है। पहली स्कीम में 8% का ब्याज है मेरे दोस्तों, तो पहली स्कीम में ब्याज हो गया 19,000 का 8%, 1520। तीनों स्कीम से कुल मिला के ब्याज ये था। जब मैं घटा दूंगा तो बाकी दोनों स्कीम का है ना, सेकंड और दूसरी स्कीम का ब्याज 4110 रुपए आ गया। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा थर्ड स्कीम में कितना पैसा लगाया गया है, तो इस 11% को हम ब्रेक करके क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 15% माइनस 4% है भाई। आपको तो मतलब यहां भी 15% का ब्याज है, यहां भी 15% का ब्याज है, तो ओवरऑल 15% तो होगा ही होगा। 33,000 रुपए का 15% कितना होता है भाई, 10% 3300 और 5% कितना हो जाएगा 1650, तो ये हो जाएगा जी 4950 रुपए। यानी कि ब्याज मिलना चाहिए 4950 रुपए। आप बोलोगे जी सर, लेकिन ब्याज मिला कितना है 4110, तो कितने रुपए ब्याज कम मिला है 840 रुपए। ये कितने रुपए ब्याज कम मिला है बाबूजी, तो आपका जवाब होगा सर 840 रुपए। ये 840 रुपए ब्याज कम क्यों मिला है, रिफ्रेश करो, ये 840 रुपए ब्याज कम क्यों मिला है, तो आपका जवाब होगा सर क्योंकि थर्ड स्कीम में ब्याज की दर 4% कम है। थर्ड स्कीम में ब्याज की दर 4% कम है, तो थर्ड स्कीम में इन्वेस्टमेंट का 4% ही 840 है।
तो 1% होगा 210, 100% आएगा 21,000। तो थर्ड स्कीम में 21,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था, काफी सारे सवाल हुए इस टाइप के। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन सवाल है आपके सामने 63। हाँ जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इंद्रदेव बेसिक परसेंटेज में बताया हुआ, जाके परसेंटेज पढ़िए। बेसिक बता दो, बेसिक बता दो। 33,000 रुपए का 15% है 4950। अब 15 माइनस अगला सवाल बहुत ज्यादा आसान। इस टाइप के सवाल अब कर लोगे ना, ये इस टाइप के सवाल कर लोगे अब आप, ये डेविएशन एलिगेशन वाले जो सवाल हैं जो सिंपल इंटरेस्ट पे बनते हैं, क्या अब आप इनको कर लोगे? 5-6 सवाल करा दिए मैंने, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट हर वैरायटी के। ठीक है कर लेंगे ना। चलो ये बताओ तो, पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है, अगले 3 साल के लिए 10% है और 5 साल के बाद ब्याज की दर 12% है। यदि 7 साल के बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज में 12,771 रुपए मिला तो उसके द्वारा निवेशित की गई राशि बताइए। अब देखिए यहां से टाइप चेंज हो गया, बहुत ही बेसिक टाइप है ये, सबसे बेसिक टाइप है ये पूरे सिंपल इंटरेस्ट का। अब बताओ पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 12%। 2 छिक्का 12%। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर 10% है, तो अगले 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में 10%, तो 3 साल में 30%। तो दोस्त 5 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 2 और 3 5 साल बीत गए। अब उसके बाद 5 साल के बाद, अब 5 साल के बाद जो ब्याज की दर 12% है। अगर 7 साल में एक आदमी को 12,771 रुपए ब्याज मिला, अब बताओ मेरे दोस्तों ब्याज की दर 12% है। सवाल में 7 साल का ब्याज दे रखा है, 5 साल के बाद ब्याज की दर 12% है, तो 2 साल अभी और बाकी है। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा बाबूजी? 24%। 2 साल का ब्याज कितना होगा? 24%। ठीक है ना, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज। तो 7 साल में टोटल कितना ब्याज मिला है प्रिंसिपल पे? 4 2 6, 3 और 1 4 2 6, 66%। तो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है सवाल में वो 66% है, और सवाल में 66% की जो वैल्यू है वो 12,771 रुपए दी है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? बटे 66। 1% की वैल्यू होगी जी, आपसे 100% की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। भाई 6 से 1 तो आ नहीं सकता, इसका मतलब डेसिमल में गया होगा ये। तो ये 20,000 तो नहीं हो सकता बिल्कुल एग्जैक्ट। अब आपके सामने तीनों ऑप्शन बहुत नजदीक हैं, या तो ए ऑप्शन रहा होगा या बी ऑप्शन रहा होगा, और दोनों ऑप्शन बहुत नजदीक है, 100 रुपए का फर्क है, तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते, डिजिटल सम भी नहीं लगेगा। नीचे 6 आ रहा है तो आपको फिर यहां पे डिवाइड ही करना पड़ेगा दोस्त, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। 11 कम 11 1, 11 कम 11 1, 11 कम 11 6, 11 चिंग 66, 11 कम 11, 11 चिंग 66 हो गया। आप बोलोगे जी सर 6 से काट लूंगा मेरे दोस्तों, 6 कम 6, तो ये 5 6 हो जाएगा, 6 निम्मा 54, और ये 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 1, 6 3 18, 6 पंजे 30। 100 से गुणा करूंगा तो 19,350 रुपए आ रहा है बाबूजी आंसर। ऑप्शन नंबर बी ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, सभी को समझ में, बहुत ही बेसिक सा सवाल था। पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा ना, 6 से 1 डिवाइड नहीं होता। यूनिट 5 जरूर आएगा, वो भी 2 ऑप्शन में दे रखा था। आगे चलते जी, अगला सवाल निरंकुश करें। कंपाउंड टेस्ट देते तो काफी बड़ा हो जाता ना, कंपाउंड टेस्ट पे सवाल सॉल्व ही नहीं कर सकते बिना कैलकुलेटर के।
वो सवाल बनेगा ही नहीं। ये बताइए दोस्तों, सवाल नंबर 64, वो सवाल प्री का था, ये सवाल वो सवाल मेंस का था, ये 2020 के प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बहुत बेसिक, सेम वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सेम वही क्वेश्चन। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 8% है, अगले 4 साल के लिए 10% है, 6 साल के बाद ब्याज की दर 12% है। अगर एक आदमी को इतना ब्याज मिलता है 9 सालों में, तो आप बताओ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? सोच समझ के बताइए, जल्दी से सॉल्व करके, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे बताइए जल्दी से। सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा बदला है। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 8% है, 16%, अगले 4 साल में 10%, 40 हो गया, 56, फिर 3 साल के लिए 36, 56 और 36 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका? 92, 92% की वैल्यू दी है और आपसे 100% पूछा है। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 8% है, 1 साल में 8%, 2 साल में 16%, अगले 4 साल में 10% के हिसाब से 40% ब्याज, 6 साल बीत गए। अगर 9 साल में कुल इतना ब्याज है, तो यानी कि 3 साल और बाकी हैं, 3 साल में ब्याज की दर 12% है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 36%, यानी कि टोटल जो ब्याज है वो 92% है। सवाल में 92% की वैल्यू दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 18,358.6/92, और आपसे 100% की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाई 100, ये इसका आंसर होगा। आप बोलोगे जी सर 0 से डेसिमल जो है मेरे दोस्तों चला जाएगा, ठीक है ना? तो अब आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 92। चाहे तो आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो, है भाई। अब 20,000 तो जाएगा नहीं भाई, 92 दूनी कितना होता है? 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अगर ये 1,84,000 होता तो पूरा पूरा जाता 20 बार, लेकिन 1,84,000 से कम है, तो आंसर 20,000 से कम आने वाला है। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता। समझ में आई आपको मेरी बात? भाई अगर 92 का दुगुना 184 होता है, 184 समथिंग होता तो पूरा पूरा 20 बार जाता, 20 से ज्यादा है, लेकिन 184 तो से तो कम है, यानी कि आंसर 20,000 से कम आएगा। आप बोलेंगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट का 4 बनेगा, अभी 2 चौक 8 बनता है, तो ये वाला उत्तर नहीं आएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो सकता था। एक ही ऑप्शन बचा, खत्म। ठीक है जी, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय।